वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन साइकोलॉजी में हमने अब तक विभिन्न प्रकार इमेजिनेशन, हैबिट एंड परसेप्शन, सेंसेशन के बारे में पढ़ा। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान में एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। नाम तो इसका रिसर्च है, अनुसंधान है, लेकिन ना तो इससे कोई उपाधि मिलती है और ना इससे किसी प्रकार की बाउंडिंग है, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये विद्यालय से जुड़ी हुई एक अनुसंधान है। जो विद्यालय में व्यक्तिगत संबंध होता है उससे रिलेटेड इसको क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। बहुत ही रोचक है और वर्तमान समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के समक्ष तात्कालिक समस्याओं के तुरंत हल निकालने की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे अब प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं और इसे ही एजुकेशन में एक्शन रिसर्च के नाम से संबोधित किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय कोलियर एंड लेविन को है और उन्होंने शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान को महत्व दिया। अब वास्तव में हम ये जानना चाहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। तो क्रियात्मक अनुसंधान पहला विद्यालय की गतिविधियों में सुधार एवं प्रगति लाने हेतु उपयोग लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक, प्रशासक और जो निरीक्षक होते हैं वहां पे में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मतलब समस्या को पहचानना, समस्या के संबंधित आंकड़े जुटाना, तथ्य जुटाना, उनका ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण, फिर निष्कर्ष और रिपोर्ट। तो ऐसे उसमें प्रवृत्ति जागृत करना। तीसरा, क्रियात्मक अनुसंधान उसी विद्यालय से संबंधित होता है जहां अपन काम कर रहे हैं। चौथा, विद्यालय के छात्रों तक न्यादर्श, यानी कि उनकी सैंपलिंग, अपन कहे ना भाई सैंपलिंग करो, सैंपलिंग चेकिंग करो। अगला पॉइंट, समस्या व्यावहारिक कठिनाइयों से संबंधित होती है। क्रियात्मक अनुसंधानों में जो हमारी समस्या है वो हमारा वहाँ पे क्या रूटीन चल रहा है उससे रिलेटेड होती है और इसमें जनरलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जनरलाइजेशन का मतलब तो यूनिवर्सलाइजेशन होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हमने जनरलाइज कर दिया। यहाँ की अलग अलग परिवेश की, अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या होती है और उनको हम समाधान करके कैसे हमारी जो अचीवमेंट स्तर है, हमारा जो उपलब्धि स्तर है, उसको हम कैसे अच्छा कर सकें। तो इसका जनरलाइजेशन वाली बात नहीं होती। रूपरेखा में समयानुसार परिवर्तन, मतलब अपन जो अपनी रूपरेखा बनाते हैं समय अनुसार उसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। जो अनुसंधान करता है, जो प्रैक्टिशनर है, उसमें कोई विशेष योग्यता, टू द पॉइंट अपने को चलना है और उसको फॉलो करेंगे तो हम अच्छा कर लेंगे। प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय से होता है। इस क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रत्यक्ष संबंध है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां से होता है। अन्य से आप ठीक है अपने मन में अपन तुलना विचार रख सकते हैं, लेकिन अपने वहाँ की भूमिका क्या है, अपने वहाँ की समस्या क्या है, उसका समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को उपयोग में लिया जाता है। अब इसकी आवश्यकताएं क्या है? शिक्षा संबंधी जो भी अपने वहाँ समस्या है उसको क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा करते हैं। शिक्षण, जो हमारा टीचिंग मैन प्रोफेशन का उद्देश्य होता है, टीचिंग, उससे रिलेटेड कोई भी समस्या तो उसके बारे में हम अनुसंधान करें। विद्यार्थियों से संबंधी कोई भी उनके हाव भाव, आचार विचार, प्रशासन से रिलेटेड और शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित। तो इस प्रकार से 5 मेजर पॉइंट है जिसमें उसकी आवश्यकताएं और समाधान की बात आती है। अब इसी से रिलेटेड भाई वहाँ जो है ये जो मेजर पॉइंट है उसके फील्ड क्या क्या है, जिन समस्याओं से रिलेटेड क्षेत्र क्या है। हम हमारा जो पुस्तकालय मेन हर्ट होता है विद्यालय का, जो वाचनालय है, अब उसमें सुधार लाना है तो हमें किस प्रकार से उसकी भूमिका बनाने की जरूरत है। भाषा शिक्षण, जो हमारे 3 प्रकार की भाषा चलती, कहीं तो और भी है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, कहीं उर्दू भी है और सिंधी भी है, पंजाबी भी। तो भाषा शिक्षण में जो वर्तनी होती है, अपन कहते हैं वैकल्बरी साउंड होनी चाहिए आपकी, और जो हमारा पठन पाठन है, वाचन, और अच्छा होना चाहिए। और वो वही विद्यालय में ही बालक के, और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि पहली दूसरी में तो अपन सिखाते ही हैं, लेकिन 3rd से 5th तक यदि उसने परफेक्शन ले लिया
तो ठीक है, अन्यथा वो कमी, यदि वो कलेक्टर महोदय भी बन जाते हैं तो भी यदि कोई अशुद्धि उनमें आदत पड़ गई है तो वो आदत में रहेगा। आईक्यू के आधार पर इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छा पद प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो कमजोरी उसकी रही है इस विद्यालयी जीवन में वो अंततोगत्वा मृत्यु तक रहेगी, क्योंकि उसमें सुधार बाद में नहीं हो पा रहा है। फिर आता है पाठ्य सहगामी, जितनी भी हमारी क्या करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें भाग नहीं लेने वाले, तो उसको हम कैसे उसमें उपचारात्मक डायग्नोस्ट करते हैं कि सभी विद्यार्थी किसी न किसी एक्टिविटी, कोई निबंध में ले, कोई वाद विवाद में ले, कोई एकाभिनय में ले, और कोई खेल कूद में ले, और कोई अन्य गतिविधियों में ले, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक या दो में भाग ले। ऐसा है कि 40% तो बढ़ चढ़ के सभी में भाग ले रहे हैं और 60% स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं, तो बालकों की सर्वांगीण विकास और उस विद्यालय का जो निष्पत्ति परीक्षण है वो फेल्योर रहेगा। तो इसलिए हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वालों को हम कैसे उस अनुसंधान के माध्यम से वातावरण बनाए, अमली जामा पहनाएं। फिर अनुशासनहीनता, जैसे कोई होम गृह कार्य नहीं कर रहा है, विलम्ब से आने वाले हैं, प्लाइन करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, मारपीट करने वाले हैं, झगड़ालू है, तो उससे भी हम इस थेरेपी के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हमारी रूपरेखा बना करके उसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। फिर विद्यालय में आप देखा, बहुत अच्छे विद्यालय में मानचित्र बना रहता है, उनकी जो बीती जो वरंडे होते हैं उन वरंडे के अंदर आदि के एक तरफ राजस्थान का नक्शा बना हुआ है, एक तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है, एक तरफ संसार का नक्शा बना हुआ है। फिर राजस्थान का प्राकृतिक और राजनीतिक, भारत का प्राकृतिक और राजनीतिक, विश्व का प्राकृतिक और राजनीतिक। अब कहीं मतलब जो है विद्यालय में एटलस उपलब्ध रहते हैं, प्रायोगिक जो कार्य होते हैं उसमें भी वो रुचि न ले रहे तो उनके बारे में उनको बोध कराना। फिर होता है जो हमारे शिक्षक है उनमें इनोवेशन कैसे हो, प्रबंधक की क्या कार्यशैली रहे, प्रशासन कैसा चले, प्राचार्य कैसे रोल करे, क्योंकि वो धुर्री होता है उस विद्यालय की, है ना। तो प्राचार्य का कार्य होता है कि मतलब जो है वो सभी को अच्छे उद्बोधन के माध्यम से, तो इस प्रकार से ये इसका फील्ड है। फिर मतलब जो है हम विभिन्न प्रकार से कि कैसे इसके प्रोजेक्ट बनाएं हम, तो बैकग्राउंड फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, उस प्रोजेक्ट के कार्य की भूमिका हमारे लिए हो। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द स्कूल, उसकी महत्ता क्या होगी, उस प्रोजेक्ट की स्कूल के लिए क्या महत्ता रहेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, हमारी समस्या क्या है उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, कि उसको हम कैसे डिफाइन करें और उसको कैसे सीमित करें, है ना, मतलब लिमिट में हो, डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम्स। फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस, उसकी उपकल्पना क्या, हमारे हाइपोथेसिस क्या, परिकल्पना क्या है। एंड कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, जो हम करते हैं उसका निष्कर्ष क्या। रिमार्क्स बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो खोज करता है वो अपनी टिप्पणी क्या करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसको हम किस प्रकार से काम में लेते हैं। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित किया, वो भी हमारे दिमाग में हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने इसको परिभाषित किया कि अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। ये एम कोरे ने, स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित किया। दूसरे मैकथ्रेट महोदय ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। तो मैकथ्रेट महोदय ने क्रियात्मक अनुसंधान को समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाने से ओतप्रोत बताया है। कनिंघम एंड मिल महोदय ने क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित किया और बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें उपकल्पना यानी कि सब हाइपोथेसिस, जिनका परीक्षण करना है कि कथन समस्यात्मक स्थितियों के सुधार के रूप में किया जाता है। फॉसे एंड गुडसन महोदय ने बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान मूल्यों की वास्तविकता में उपयोग करने का एक प्रयास है। पीएम कुक महोदय ने बताया कि अनुसंधान किसी समस्या के संबंध में तथ्यों एवं उनके अर्थों अथवा निष्कर्षों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, सांगोपांग एवं बुद्धिमानी से की गई एक खोज है। फिर लास्ट में गुड एंड हॉट महोदय ने बताया कि क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक अंश होता है जिसका कि लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना, जो हमारे वह प्रेजेंट है उनमें हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से इन 5-6 मनोवैज्ञानिकों ने इस क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित किया।
अब प्रिय विद्यार्थियों, मेन इस क्रियात्मक अनुसंधान का जो मैं मॉरल एजुकेशन टॉपिक में पूर्ण पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारे एनसीईआरटी ने 83 जो ह्यूमन वैल्यूज़ बताए गए हैं और हमारे जो डायरेक्टर ऑफ बीकानेर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन उसने 32 जो ह्यूमन वैल्यूज़ बताए हैं, इसमें ईमानदारी, अपन संकल्प, हमारे चरित्र, हमारा मतलब दृढ़ संकल्प, जितनी भी जो हमारे सहानुभूति, दया, परोपकार, पूर्व में भी अपन डिस्कस करें, इन सब का समावेश मतलब जो है हमारे विद्यालय के माध्यम से होता है। तो विद्यालय का वातावरण हम किस प्रकार से निर्मित करें जिससे मतलब जो है हम इस देश के अंदर सही शिक्षा का प्रादुर्भाव कर सके। वास्तव में इस दृष्टिकोण से शिक्षा में मूल्यों की आवश्यकता और महत्व में हमारी जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 1986 के पैरा 8.4 और 8.5 में शिक्षा को सामाजिक और नैतिक मूल्यों के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाने की आवश्यकता बताई गई, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारे जो शिक्षा से रूढ़िवाद, धार्मिक उन्माद, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवाद को समाप्त करने के लिए हमें इसमें सहायता मिलती है। तो नैतिक मूल्यों, चारित्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से विद्यालय के अंदर ऐसे वातावरण को निर्मित किया जाए जिसके द्वारा देश के अंदर जो कुरीतियां हमारे समक्ष है वो आसानी से मिट सके। अब ये तो ये थ्योरेटिकल बातें, अब क्रियात्मक रूप से वास्तव में हम ऐसा क्या उदाहरण लें जिससे हमारे विद्यालय के वातावरण में हमारे नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों का विकास हो सके। तो सर्वप्रथम प्रार्थना सभा होती है हमारे विद्यालय में। अब आप देखते हैं कि वर्तमान में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो मतलब आदर्शवाद था हमारा, और आदर्शवाद के जरिए हेडमास्टर साहब जो है, प्रिंसिपल साहब जो है मैन ऑफ द मैच होते थे, और बिल्कुल उनके आदेश की पालना करना शारीरिक शिक्षक महोदय के लिए, संगीत शिक्षक के लिए, अन्य विषय प्राध्यापक और शिक्षकों के लिए एक रामबाण था। ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर इज ओबे, मिलिट्री की तरह। और विद्यालय में सारे बच्चे, विद्यालय की जो वार्निंग बेल बजती थी, मोस्टली 98-99% उस वार्निंग बेल से ही विद्यालय में पहुंच जाएगा। 1-8% जो किसी न किसी कारण से उनके मन में लेट आने की भावना नहीं होती थी, लेकिन घरेलू उपस्थितियाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, घर में जानवर वगैरह भी रहते हैं, उनको पानी चारा देना, कई समस्याएं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ काम उन पर छूट जाते हैं, लेकिन भगे भगे वो जो सेकंड बेल बजती थी, जो विद्यालय के टाइम की महत्वपूर्ण घंटी कि लास्ट एंड फाइनल लॉन्ग बेल, तो उसके समय विद्यालय में उपस्थित हो जाया करते। भगते भगते बच्चे पहुंच करके और प्रेयर स्थल में सभी खड़े जाते। और प्रार्थना सभा में बिल्कुल सावधान स्थिति के अंदर अध्यापक, संगीत अध्यापक, शारीरिक शिक्षक तो राउंड करते ही हैं डंडा हाथ में लेते हुए, और प्रिंसिपल साहब बिल्कुल बटालियन के सामने खड़े रहते हैं। उस प्रार्थना सभा का बड़ा महत्व होता है। उस प्रार्थना में सबसे पहले तो अम्मा सरस्वती को याद करते हैं, प्रतिज्ञा के रूप में कि हमारा राष्ट्र कर्तव्य, क्योंकि हम राष्ट्र के कर्णधार हैं, तो प्रतिज्ञा कि डेली एक नियम कि विद्यार्थी अपने शपथ लेते हुए प्रतिज्ञा करते थे, और राष्ट्र देशभक्ति या जो हमारा वंदे मातरम है वो गाना ही गाना डेली कि देश के प्रति हमारा कितना लगाव है। प्रतिज्ञा हो गई, देशभक्ति गीत हो गई, प्रार्थना जो हमारे ध्यान को केंद्रित करने में जो हमने अटेंशन पढ़ा है उसको बिल्कुल क्रियान्वित करने के लिए प्रार्थना अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका देती थी। और वो भी सोमवार अलग, मंगलवार अलग, बुधवार अलग, गुरुवार अलग, शुक्रवार अलग, शनिवार अलग, मतलब 6 दिन की 6 प्रकार की प्रार्थनाएं आज भी है कि दया कर, दान, भक्ति का हमें देना परमात्मा, शुक्रवार को बोली जाती है। तो इस प्रकार से डे वाइज डे हमारी प्रार्थना होती थी। अब इसमें खामियां क्यों हमारी क्रियात्मक अनुसंधान जरूरत पड़ती है कि विद्यार्थी आना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, आगे तो पीछे विद्यालय के पीछे जाके गप्पे लगा रहे हैं, कुछ आसपास चाट पकौड़ी खा रहे हैं या बोर से हम मूली ले रहे हैं और वो बाहर ही घूम रहे हैं। तो उसके लिए अभिभावक, बहुत सी बार क्या होता है, विद्यार्थी तो आना चाहता है, अभिभावक उसको गणवेश तैयार करके नहीं दे, छोटे बच्चे होते हैं भाई, समझते हो, टिफिन तैयार नहीं है, छोड़ने वाले भाई बहन उसको देरी कर रहे हैं। तो इन सब बातों में हमें इस अनुसंधान से लाभ मिलता है कि इसके माध्यम से हम, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से है विद्यालय के संबंधित अध्यापकों से, विद्यालय से संबंधित छात्रों के अभिभावकों से, चाहे वो हम
पीटीए के माध्यम से, एमटीए के माध्यम से हम इस पे नज़र डालें तो वास्तव में प्रार्थना सभा के माध्यम से जो नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास होता है और जो हमारा कंसंट्रेशन डेवलप होता है, तो प्रार्थना सभा एक अहमियत रखती है। और एक उदाहरण है आपके सामने कि इस प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय के प्राचार्य महोदय तो जिम्मेदार रही हैं, विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, संबंधित अन्य, चाहे वो शारीरिक शिक्षक महोदय हो, चाहे वो संगीत अध्यापक हो, वो सभी मिलकर के उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। अब समस्या आती है कि बच्चे देर से आने वालों पे हम हमारे अंकुश को कैसे बनाए, उसके लिए अभिभावक को मैंने बताया पीटी और एमटीए के माध्यम से उनको समय समय पे बुला करके आगाह करके बता करके अवगत करा करके कि समय पर वह विद्यालय बच्चों को भेजें और प्रार्थना सभा का इम्पोर्टेंस बताते हुए उससे क्या होगा कि हमारे विद्यालय का वातावरण सुदृढ़ होगा। और प्रथम हमारा है कि हमने देखा कि समय में लिखा था सदा सत्य बोलो, कि बालक के बहुत सारी चीज़ें क्लास में तो सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा, इन सब बातों को यदा कदा कोई वर्जन आ गया तो बताएगा, बाकी मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ा रहा है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ा रहा है और साइंस वाला साइंस पढ़ा रहा है, संस्कृत वाला संस्कृत पढ़ा रहा है। अब बालक की जो दूसरी, क्योंकि ऑलराउंड डेवलपमेंट ही एजुकेशन है, बालक का सर्वांगीण विकास विद्यालय के माध्यम से होता है। और वो कब होगा, जब वो पाठ्य सहगामी में भाग लेगा, जब उसकी लैंग्वेज के अंदर उसमें सुधार होगा, जब वो पुस्तकालय में जाएगा, वाचनालय में जाएगा, अनुशासनहीनता में कायम होगा, विद्यालय में अन्य जो मानचित्र प्रायोगिक काम उसका होगा, शिक्षक प्रबंधन प्रशासन अच्छे होंगे। तो हमने इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस किया है और उन्हीं को हम वापस आत्मसात करने की ओर प्रयासरत हैं कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। और इसकी विद्वता निर्विवाद है कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम विद्यालय के वातावरण यदि अच्छा होगा तो विद्यार्थियों में नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ का विकास होगा, सारे मूल्य यदि उनमें एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे तो हमारे विद्यालय का, और विद्यालय ही नहीं समाज का, समाज ही नहीं राज्य का, राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का, देश ही नहीं विश्व में हमारी अमिट छाप बनेगी और बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। और जो आज भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं कि भारत विश्व के कई देशों में भ्रष्टाचार में आगे आ चुका है, जो हम भ्रष्टाचार के साथ साथ हमारे यहाँ जो संप्रदायवाद है, जो हमारे पास रूढ़िवादिता है, जो हमारे पास अंधविश्वास है, इनसे हमने निजात मिलती चली जाएगी। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा ही एक ऐसा उपागम है जिसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होकर के इस राष्ट्र की छवि को हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान को हम थ्योरेटिकल रूप में पढ़ते हैं, ये है वो है वो है, उसका महत्व हमें हमारे दैनिक, और यही कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि वास्तव में जो हमारा एक्शन रिसर्च है वो प्रत्यक्ष रूप से काम आता है, प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय से होता है और विद्यालय के वातावरण अलग अलग होते हैं, कॉमन चीज़ें तो होती है लेकिन उसके साथ अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है और इनमें किस प्रकार से हम अपने व्यक्तिगत शोध के माध्यम से, व्यवहारिक शोध के माध्यम से रूपरेखा बना करके उस रूपरेखा में समयानुसार परिवर्तन करके हम किस प्रकार से, चाहे विद्यालय की कैसी भी गतिविधियाँ हों, उनको हम सुधार लाते हैं। शिक्षक संबंधी सुधार, प्रशासक संबंधी, निरीक्षकों संबंधी और उस विद्यालय संबंधित, छात्रों से संबंधित, व्यावहारिक घटनाएं संबंधित, और मतलब जो है हम इन सब चीज़ों से संबंधित शिक्षा, शिक्षण, विद्यार्थी, प्रशासन, शिक्षक फील्ड में पुस्तकालय, वाचनालय, भाषा शिक्षण, वर्तनी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनुशासनहीनता, उससे रिलेटेड होमवर्क, लेट आना, पलायन, चोरी, मारपीट, झगड़े, गंदी बातें करना, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हम एक आदर्श विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। और आदर्श ही नहीं, उस विद्यालय का भारतवर्ष में नाम हो सकता है यदि हम क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से उस विद्यालय के रूपरेखा में आमूल चूल परिवर्तन करके। तो सभी शिक्षकों के सहयोग से, प्राचार्य महोदय के भूमिका से और समाज जो समुदाय के अंदर, चाहे सरपंच है और चाहे उसके क्षेत्र के प्रधान हैं, चाहे क्षेत्र के एमएलए हैं, चाहे क्षेत्र के एमपी हैं, समय समय पर विद्यालय के भागीदारिता निभा करके इस क्रियात्मक अनुसंधान को लागू करवाने में अपनी क्रियान्विति को अमली जामा पहनान करें। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है जो कागजों में नहीं होकर के व्यक्तिगत होता है, व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकली होता है और जिसका हम वहीं पे समाधान कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान जब 1926 से हमारे यहाँ मतलब जो है इसकी परिकल्पना बनी, लागू हुआ, तब से लेकर के विद्यालयों में सुधार हुआ, लेकिन वर्तमान में इसकी
अनिवार्यता कम होती चली जा रही है, इसको हम एक फॉर्मल रूप से देख रहे हैं, तब से कुछ हमारे शिक्षा में खामियां उत्पन्न हो रही है। इन खामियों को दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान वह उपागम है जिसके माध्यम से विद्यालय के निष्पत्ति परीक्षण को, विद्यालय के वातावरण को, विद्यालय में मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ डेवलप करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है। तो मैं आपसे ये आग्रह रखूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में, जब आप शिक्षक के रूप में अवतीर्ण होते हैं, तो आप इस क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से अपने विद्यालय की भूमिका को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद।